हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ का मतलब क्या होता है। जूरिस्प्रूडेंस में हमें पता है कि अलग अलग जूरिस्ट का अलग अलग ओपिनियन है, राइट। उनका ओपिनियन अलग अलग क्यों है, डिपेंड करता है कौन सी जगह पे रहे हैं, ठीक है, वहाँ की क्या सर्कमस्टांसेस हैं। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स पे डिपेंड करता है कि लॉ क्या है अलग अलग जूरिस्ट के अकॉर्डिंग। और जेरेमी फ्रैंक ने बहुत अच्छी बात कही थी, सर्टेनिटी ऑफ ए लॉ इज ए लीगल मिथ। तो आज तक प्रेजेंट में हमारे पास ऐसा कोई भी एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है जो कि लॉ को डिफाइन करता हो। तो हम लोग अलग अलग जूरिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे कि लॉ होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं ये जो लॉ है ये आया कहाँ से है, तो ये जो टर्म है लैटिन टर्म लीगम से आया है, जिसका मतलब है बॉडी ऑफ रूल्स। अब जो लॉ की बात करते हैं ना, लॉ में चलो हमने एक वर्ड चुन लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं क्या, अलग अलग रिलीजन में, ठीक है, लॉ के अलग अलग नाम है, ठीक है। और एक लैंग्वेज के वर्ड का सब्स्टिट्यूट दूसरे लैंग्वेज में नहीं होता है, ये बात आप मान के चलो। मतलब अगर हिंदी लैंग्वेज में हमने कुछ बोली है, ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपको दूसरे लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ चीजों का सब्स्टिट्यूट रहता है, लेकिन एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट मिल पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे लॉ का ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हाँ यूज करते हैं। जैसे हिंदू हिंदू रिलीजन में लॉ को धर्म कहा जाता है, इस्लामिक रिलीजन में लॉ को हुक्म कहा जाता है। तो ऐसे करके लॉ का अपना अलग अलग नाम है अलग अलग रिलीजन में, ठीक है। तो अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम इन डेफिनेशन को, मैं सारे डेफिनेशन तो ऑब्वियसली नहीं कवर करूंगी, मैं वो डेफिनेशन कवर करूंगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, जिससे कि आप अपना एमसीक्यूज कर पाए, ठीक है, और कोशिश करूंगी कंसेप्ट भी समझाऊं। तो हमने क्या किया है, ये जो लॉ की डेफिनेशन है इसे हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है। 3 हिस्सों में कैसे बांटा है, एक आइडियलिस्ट की डेफिनेशन, एक पॉजिटिविस्ट की डेफिनेशन, एक सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। इसका क्या मतलब, देखो कुछ जैसे आपने स्कूल्स पढ़े होंगे, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, पढ़ाएंगे हम बाद में, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल बटे हुए हैं, ठीक है, मतलब थॉट प्रोसेस के हिसाब से। तो ऐसे हमने क्या किया है, डेफिनेशन को भी बांट लिया है। जैसे जो मेन एलिमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, मान लो सपोज आप लोग इतने सारे लोग हो, ठीक है, सपोज 50 लोग हैं, इन्होंने वीडियो देखी, मैं सबसे अपना ओपिनियन पूछ रही हूँ कि अपना अपना ओपिनियन बताओ। तो हो सकता है कि 5 लोग की बातों का जो क्रक्स हो सेम हो। तो ऐसे ही जिन जूरिस्ट की बातों का क्रक्स सेम आ रहा था, उन्हें एक एक टॉपिक के अंदर डाल दिया, जैसे आइडियलिस्ट डेफिनेशन। तो ऐसे करके हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आइडियलिस्ट डेफिनेशन। इसके अंदर जो जूरिस्ट थे ना, वो लोग एंशियंट टाइम को बिलोंग करते थे, मतलब बहुत पहले टाइम को बिलोंग करते थे। तो सीधी सी बात है, उस टाइम पे लोग डिवाइन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों का डिवाइन कनेक्शन कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली यही रीज़न है कि लोग इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो ये बहुत पहले की डेफिनेशन है, जब लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन चीज़ों में यकीन रखते थे, ठीक है। तो उस टाइम की जो डेफिनेशन थी वो एकदम बोलते ना आइडियल, देखो नाम भी है आइडियलिस्ट डेफिनेशन, एकदम आइडियल, ठीक है, मोरालिटी के ऊपर बेस्ड। जस्टिस जो था इनका मेन क्रक्स था, कि जो जस्टिस होना है वही मेन एलिमेंट है लॉ का। तो आप डेफिनेशन देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो अल्पियन की डेफिनेशन देखो, इन्होंने क्या बोला कि लॉ एक ऐसा आर्ट और साइंस है जिसमें हमें पता चलता है कि क्या इक्विटेबल और क्या गुड है। सिजेरो ने क्या बोला, लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं। तो अल्पियन और सिसेरो की डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है। एक और डेफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखी है। यहाँ पे क्या कहा गया, देखो कि हर लॉ है वो गॉड का गिफ्ट है, ठीक है, और सेजेस का डिसीजन है। समझ रहे हो, मतलब कितना ही एंशियंट टाइम की चीज़ होगी। लेकिन अब के टाइम में क्या हुआ है, जो लॉ है अब चीज़ें सेकुलर हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग रिलीजन से कनेक्ट नहीं करते, हम लोग डिविनिटी से कनेक्ट नहीं करते हैं। लॉ अपने में ही एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बन चुका है, ठीक है, तो उसे रिलीजन से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद अभी भी जस्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया डिवाइन कनेक्शन ये सब चीज़ें वो थी आइडियलिस्ट डेफिनेशंस में, ठीक है। फिर हम लोग सैलमन का भी डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट अप्लाई करते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये लोग भी आइडियलिस्ट डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन क्या हुआ, टाइम बदला है ना, टाइम बदला तो डिवाइन वाली चीज चली गई इनमें से, लेकिन जस्टिस इनके डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप सैलमन की डेफिनेशन में देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हर डेफिनेशन का प्लीज आप कीवर्ड मार्क कर लेना, ठीक है, जैसे बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। सैलमन ने कहा कि वो कोर्ट्स हैं जो कि लॉ का ट्रू नेचर डिटरमाइन करेंगे, लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। और अगर लॉ का ट्रू नेचर समझना है तो हमें उसका पर्पस जानना होगा, है ना।
और इसमें एक और बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोथ मैटर ऑफ फैक्ट भी और मैटर ऑफ लॉ भी है। अब देखो इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किसने किया है, विनेग्रेडॉफ ने क्रिटिसाइज किया। मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया था, इसके लिए सॉरी। तो जैसे सेलमैन ने जज की ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जज को इतना ज़्यादा वेटेज देना सही नहीं है। अगर आप ऐसे डेफिनेशन दे रहे हो तो इसका मतलब तो यही हो गया कि अगर आपसे कोई मोटर कार की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे कि मोटर कार एक ऐसी व्हीकल है विच इज़ ड्रॉन बाई ए शोफर। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सेलमैन है उन्होंने जस्टिस और लॉ के बीच में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जज का काम होता है जस्टिस देना, लॉ बनाना थोड़ी होता है, लेकिन सेलमैन जस्टिस और लॉ के बीच में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा आइडियलिस्ट डेफिनेशन। और भी डेफिनेशन है लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है हमने वही मेंशन किया है। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन। पहले इन लोगों की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी आप थॉट प्रोसेस जानो कि ये लोग किस चीज़ में यकीन रखते हैं। ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा, सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चल जाएगा कि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, तो अगर आपको कोई फिर एमसीक्यू दिया जाएगा तो आपको टिक करने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? क्योंकि आपको पता है मेरा थॉट प्रोसेस कि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक चीज़ है कि आप पहले इन लोगों के बारे में जानो कि ये जो पर्टिकुलर स्कूल को बिलोंग करते हैं लोग, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, तो आप उनके डेफिनेशन को इजीली समझ पाओगे। ये कुछ तरीके हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस याद करने का, प्लीज़ इसे नोट डाउन करते रहना, दिमाग में इस बात को बिठाते रहना कि हाँ मुझे ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसे ही याद करना है। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। तो जो पॉजिटिविस्ट लोग हैं उन लोगों का ऐसे डिवाइन इन सब चीज़ों में कुछ नहीं मानते। उनका मानना ये है कि जो लॉ आया है वो स्टेट से आया है। ठीक है, जो भी है वो एक सॉवरीन होगा एक कंट्री में, वही लॉ देगा और उसके पीछे सैंक्शन होता है, पनिशमेंट होती है लोग को फॉलो करवाने के लिए। लोग नहीं फॉलो करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। यही है, ये लोग इस चीज़ में मानते हैं। ठीक है, ये लोग मानते हैं कि जो स्टेट है वो सॉवरीन है, वही लॉ देगा, और नहीं लोग मानेंगे तो पनिशमेंट होगा। इन लोग का यही मानना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी पॉजिटिविस्ट वर्ड आता है वहाँ पे ऑस्टिन पक्के से आते हैं। इन्हें तो फादर कहा जाता है स्कूल का। तो ऑस्टिन ने क्या कहा? ऑस्टिन ने बताया कि लॉ की अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो उसमें 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो कमांड जो कि सॉवरीन देगा, दूसरा लोगों की ड्यूटी, तीसरा सैंक्शन, मतलब उसके पीछे पनिशमेंट्स होंगे। बस यही 3 चीज़ें, कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन। जहाँ पे भी आए कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन, दैट मीन्स ऑस्टिन। तो जहाँ पे भी आप सुनेंगे कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन तो कहना ऑस्टिन, यू आर वेलकम। ठीक है, तो इसके बाद क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। क्रिटिसिज्म ये कहा गया कि हर लॉ जो होता है ना कमांड नहीं होता है। ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर लॉज होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन वाले जो लॉज हो गए, जैसे लिमिटेशन एक्ट, क्या वो किसी तरीके का आपको कमांड दे रहा है? नहीं, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या आपको कमांड दे रहा है? नहीं, कोई कमांड नहीं दे रहा। अब बहुत सारे लॉज जो होते हैं वो एनेबलिंग इन नेचर होते हैं, मतलब वो हमें राइट देते हैं, हमसे किसी तरीके की ड्यूटी नहीं एक्सपेक्ट करें, वो हमें राइट देते हैं। जैसे फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, जो फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हो, हमारे राइट ही तो हैं, वो कौन सी हमारी ड्यूटी है। और फिर हमेशा सैंक्शन ही नहीं होता जिससे लोग लॉ को फॉलो करते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती है जिससे कि लोग लॉ को फॉलो करते हैं। हर चीज़ के लिए पनिशमेंट थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी लोग लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगले आते हैं हमारे पास हेंस केल्सन। तो हेंस केल्सन ने कहा कि जो लॉ है वो डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड है। हेंस केल्सन ने पता है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया। इसका क्या मतलब, उन्होंने ना लॉ को इस तरीके से बताने की कोशिश करी कि जो लॉ वो बाकी सब चीजों से इंडिपेंडेंट है, फ्री है, एकदम प्योर। लॉ को एकदम प्योर निकालने की कोशिश करी कि वो इथिक्स से फ्री है, पॉलिटिक्स से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से, हर चीज से फ्री है। लेकिन देखो लॉ तो इससे फ्री हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि लॉ जो है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बना, तो इससे फ्री कैसे ही होगा। फिर हेंस केल्सन ने एक और बात कही थी कि हायरार्की ऑफ नॉर्म्स के बारे में समझाया था। इसका क्या मतलब, उन्होंने ये बोला ना कि एक कंट्री में ग्रंड नॉर्म होता है। ग्रंड नॉर्म जिसे हम फंडामेंटल नॉर्म बोलते हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी सारे लॉज उससे अपनी वैलिडिटी डिराइव करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब हायरार्की ऑफ नॉर्म्स बताया था कि जितने भी लॉज हैं वो सब अपनी वैलिडिटी के लिए ग्रंड नॉर्म पे डिपेंड करते हैं, कि वो ग्रंड नॉर्म के साथ कॉन्सोनेंस में हो, उसके अगेंस्ट में ना। अब केल्सन को क्रिटिसाइज इस वजह से किया गया कि हम किसी चीज़ को ग्रंड नॉर्म कैसे मानेंगे, मतलब कुछ तो आपका क्राइटेरिया होगा ना कि ये चीज़ ग्रंड नॉर्म कहलाएगी, क्या क्वालिफिकेशन है, बताओ। तो केल्सन ने नहीं बताया था। ठीक है, और एक और ये था, ये कहा कि आप मुझे एक बात बताओ, जो बाकी सारे लॉज हैं उसे मतलब वो प्योर कैसे रह सकते हैं, जो हमारा ग्रंड नॉर्म है वो खुद प्योर नहीं है, तो बाकी सारे लॉज कैसे प्योर हो सकते हैं। तो ये थी बेसिकली इनकी डेफिनेशन। ठीक है, और क्रिटिसिज्म। फिर एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस लाइन को पढ़ लेना, पूछा जाए किसने बताया तो ये भी बता देना।
ठीक है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने की कोशिश करी है जो एग्जाम में आया है, इस वजह से कह रही हूँ बार बार रीड कर लेना, रीड कर लेना। जैसे ये वाली लाइन देखो, जूलियस स्टोन ने कही केल्सन को क्रिटिसाइज करते हुए, वी आर इन्वाइटेड टू फॉरगेट द इलिजिटिमेसी ऑफ द एंसेस्टर इन एडमिरेशन ऑफ द प्योर ब्लड ऑफ द प्रोजेनी। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं अपना HLA हार्ट। HLA हार्ट के हिसाब से लॉ क्या है? HLA हार्ट ने ये कहा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स है मिलकर लीगल सिस्टम का कोर बनाते हैं। अब प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स क्या है? प्राइमरी रूल्स मतलब वो रूल्स जो कि ड्यूटी इम्पोजिंग होते हैं, मतलब कि हमें एक तरीके से लॉज होते हैं वो, ठीक है, कि कैसे लोग को बिहेव करना है ना, क्या क्या लोगों की ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें प्राइमरी रूल्स में होती हैं। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी रूल्स, जिसे हम लोग पावर कन्फरिंग रूल्स भी होते हैं। ये बेसिकली वो रूल्स होते हैं जिससे कि हम लोग प्राइमरी रूल्स को चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रूल्स क्या बेसिकली मैं अगर कहूँ तो हमारे लॉज बताते हैं। और सेकेंडरी रूल्स क्या होता है? एक तरीके से वो पावर दी जाती है जिससे कि वो जो प्राइमरी रूल्स है उनके अंदर बदलाव किया जा सके या उसे इंट्रोड्यूस कराया जा सके, मतलब जो भी। ठीक है, तो चलो अब क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो क्रिटिसाइज किसने किया? फ्रीडमैन ने। इन्होंने बहुत लोग को क्रिटिसाइज किया है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये कहा गया कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी रूल की आप बात कर रहे हो ना, ये लॉ के बहुत से एस्पेक्ट को नहीं समझा पा रहे हैं। फिर डॉर्किन ने क्या कहा कि रूल्स और प्रिंसिपल्स के बीच में तो हार्ट भाई साहब ने कोई फर्क ही नहीं समझा है। एक बात बताओ, क्या जो पूरा लीगल सिस्टम होता है सिर्फ कानून लॉज ही रहते हैं क्या? उसके अंदर कोई सॉलिड प्रिंसिपल्स भी तो होते हैं जिसपे वो लॉज बेस्ड रहते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आप प्रियम्बल देख सकते हो, है ना, ये तो बात कुछ कही नहीं है हार्ट भाई साहब ने, गलत उनकी डेफिनेशन, है ना। और लॉ जो है उसे पूरा का पूरा हम लोग मोरालिटी से अलग नहीं कर सकते, ये किसने कहा? फुलर ने बात कही। तो ये हो गई हमारी आइडियलिस्ट डेफिनेशन और पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन। समझ आया आपको? नहीं समझ आया तो बताओ मुझे, मैं दोबारा से समझाऊंगी, नहीं तो दोबारा से प्ले करके सुनो। अब अगला हमारे पास सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, ये लोग मानते हैं कि जो लॉ है ना वो सोसाइटी से आया है, सोसाइटी से मिलनेट हुआ है, मतलब जो भी है ना सोसाइटी ही है लॉ के लिए, लॉ का कर्ता धर्ता सोसाइटी के लिए आया है, मतलब फॉर द सोसाइटी बाय द सोसाइटी, इनका ये मानना है। सबसे ज्यादा एम्फेसिस ये लोग सोसाइटी पे देते हैं। तो डुगविट के मुझे पर्सनली कुछ कोटेशन बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ओनली राइट विच वी कैन पजेस इज द राइट टू डू आवर ड्यूटी। बहुत सारे ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि सोशल सॉलिडेरिटी की बात करी। सॉलिडेरिटी मतलब मिलकर रहना, सोशल इंटरडिपेंडेंस, हम सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली नहीं रन कर सकता, हम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। देख, हम एक इंडिविजुअल है, एक टीचर है ना, सपोज मानो एक प्रोफेशन है, क्या वो बाकी प्रोफेशन के लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है? बिल्कुल है, डॉक्टर पे डिपेंडेंट है, इंजीनियर्स पे डिपेंडेंट है ना, आर्टिस्ट पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे करके हम लोग आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हम सब इंटरडिपेंडेंट है। तो यही बात डुगविट ने समझाने की कोशिश करी। डुगविट ने ये कहा कि अगर ये पता करना है कोई लॉ सही है या नहीं, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो सोशल सॉलिडेरिटी के कंसेप्ट को प्रमोट कर रहा है। अगर वो सोशल सॉलिडेरिटी के कंसेप्ट को प्रमोट कर रहा है, दैट मीन्स दैट लॉ इज कंप्लीटली वैलिड। और अगर सोशल सॉलिडेरिटी के कंसेप्ट को वो प्रमोट नहीं कर रहा है तो वो लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, ये था डुगविट का कहना। अब हम देखते हैं आयरिंग के बारे में। आयरिंग ने ये कहा कि लॉ बेसिकली एक तरीके का क्या है, एक गारंटी है कि किस कंडीशन में सोसाइटी में हम लोग रह सकते हैं, मतलब हमें स्टेट क्या क्या देगा, ठीक है, उस चीज़ की वो गारंटी है। तो लॉ को सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जिससे कि हम लोग सोशल कंट्रोल कर सके, है ना, सोशल पर्पस को सर्व करना। ये कोर्सिव इन नेचर रहता है, मतलब पनिशमेंट्स रहती हैं, इसके पीछे लोगों को फॉलो ही करना पड़े। तो ये कहा था आयरिंग ने। तो वो सब सारा डिटेल में नहीं बताया, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही बताया। फिर एल्ड्रिच ने क्या बताया, तो इसमें ये बोला गया कि वो सारे नॉर्म्स जिससे कि सोशल लाइफ गवर्न होती है, ठीक है, सोसाइटी में, उसे हम लोग लॉस कहते हैं। फिर रॉस्को पाउंड का जहाँ पे भी नाम है ना, अपने आप दिमाग में ला लेना, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑस्टिन का बताया था, तो जैसे ही रॉस्को पाउंड का नाम है ना तो तुरंत सोशल इंजीनियरिंग, डुगविट का नाम है तो सोशल सॉलिडेरिटी, है ना। तो ऐसे करके आपको जो है याद हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद होगा। तो पाउंड ने क्या बोला? पाउंड ने ये बात कही कि जो लॉ है ना वो किस लिए है? सोशल वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे सोसाइटी में इंडिविजुअल्स हैं, है ना, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो लॉ का मकसद क्या है? लॉ का मकसद ये है कि जितने भी लोग के इंटरेस्ट ना, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, सोसाइटी का इंटरेस्ट, इन सारे इंटरेस्ट को बैलेंस किया जा सके। इसी चीज़ को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैक्सिमम वांट्स लोगों के सेटिस्फाई हो सके, ठीक है, और मिनिमम वेस्ट के साथ।
अब क्रिटिसाइज किस लिए किया गया? क्रिटिसाइज इस वजह से किया गया कि पाउंड जो है उन्होंने पर्सनल फ्रीडम को तो पूरा ही भूल गए। अगर आज के ज़माने में पाउंड आके बोलते हैं तो आजकल पर्सनल फ्रीडम का एकदम ट्रेंड सेट हुआ है, तो पाउंड तो बहुत ही मतलब उनको डिफेम कर दिया जाता है ना। फिर बोलते फेयर क्रिटिसिज्म। उसके बाद ये बोला गया कि उन्होंने जो इंजीनियरिंग वर्ड यूज़ कर लिया ना, उससे लॉ को एकदम मैकेनिकल चीज़ कह रहे हैं, मैकेनिकली एडमिनिस्टर होने वाली चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्रिटिसिज्म। बहुत सारी चीज़ें हैं हर एक जूरिस्ट के बारे में, लेकिन जब उनका स्कूल आएगा तब पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इन जूरिस्ट का पर्टिकुलरली लॉ के बारे में क्या कहना है। उसके बाद ये हो गई हमारी तीनों तरीके की डेफिनेशन। फिर अगला जो है वो मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं था शुरुआत में, ये है अमेरिकन रियलिज्म। ये हमारा जो आपने पॉजिटिविस्ट स्कूल पढ़ा था ना, पॉजिटिविस्ट स्कूल, और जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल है, पॉजिटिविस्ट स्कूल को एनालिटिकल स्कूल भी कहते हैं। तो जो एनालिटिकल और सोशियोलॉजिकल स्कूल है उनका मिक्स है अमेरिकन रियलिज्म। ये लोग, इन लोग का थॉट प्रोसेस ऐसे है कि ये लोग जज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। इन लोग का ये कहना है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बना दिया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जज क्या डिसाइड करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन लोगों ने एम्फेसिस जज पे दिया है कि जो है वो जज ही है। अब जस्टिस होम्स ने इसके बारे में इतनी अच्छी लाइन कही है, कहा है कि द प्रोफेसीज ऑफ व्हाट द कोर्ट विल डू इन फैक्ट नथिंग मोर प्रिटेंशियस एंड व्हाट आई मीन बाय द लॉ। मतलब जो जजेस हैं वो कोर्ट में क्या करेंगे वही है लॉ, उसके अलावा कुछ और नहीं है। फिर जेरेमी फ्रैंक, लेवलिन, कार्डोजो, इन सब की डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो क्रक्स से निकल के आ रहा था कि बेसिकली जो लॉ है वो एक गेस है कि कोर्ट क्या डिसाइड करेगी। इन लोगों की स्टडीज ना बहुत ज़्यादा डीप है। ये लोग ना जज का जो डिसीजन है किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे फैमिली लाइफ है ना, कहाँ पे अपब्रिंगिंग हुई है, कौन सी जगह पे रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। तो इनका सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जज के ऊपर था। ठीक है, अब देखो किसी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, मैं कोशिश करूँगी बता दूंगी। और बाकी कुछ भी पूछना हो या चाहते हो कुछ पर्टिकुलर चीज़ कवर करो जूरिस्प्रूडेंस में जो कि आपको डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, तो आप प्लीज़ उसे मेंशन डाउन करो, है ना, कि जिससे कि हम लोग इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सके। सब आपके ही फायदे के लिए होता है। अगर आपको ही नहीं समझ आएगा तो कोई फायदा नहीं ऐसे करने का, है ना, सारा पर्पस ही अनडन हो जाएगा। सो इट्स बेटर यू टेल, और बहुत अच्छे से मन लगा के इसे पढ़ो क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और एक बार याद कर लिया ना, मतलब हमेशा के लिए आप खुश हो जाओगे कि चलो एक आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसे एम्फसाइज कर रही हूँ। आई होप आई एम नॉट इरिटेटिंग इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।